हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। उसके होने से तो शुरू करते हैं सीधा स्टोरी से। कॉफ़ी टेबल पर बैठा मोहन अनन्या से पूछता है, तुम्हारी कॉफ़ी ख़त्म हो गई, लेकिन बात शायद अभी शुरू हुई है। तो तभी अनन्या अपने कॉफ़ी कप को साइड में रखती है और फिर कहती है, मोहन तुम मुझे जानते हो, पर मुझे लगता है तुम मुझे समझते नहीं हो। मोहन ये सुनकर अपनी आईब्रो को उठाकर अनन्या को देखने लगता है और फिर उससे कहता है, तुम्हें क्या चाहिए। अनन्या ये सवाल सुनकर कुछ सेकंड तो चुप रहती है और फिर कहती है, शायद मुझे खुद को सुनना है। तभी मोहन अपनी हाथ में पहनी हुई घड़ी को देखते हुए कहता है, हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं। ये बात मोहन बिल्कुल प्रैक्टिकल टोन में कहता है। आज बस कॉफ़ी ही थी। तभी अनन्या अपना सिर हिलाकर कहती है, हाँ शायद बस कॉफ़ी ही थी। दोनों जानते थे कि यह सिर्फ एक कॉफ़ी डेट नहीं थी, बल्कि इसमें छुपे हुए कई एहसास थे। और थोड़ी देर बाद जब ये कैफ़े से निकलने लगे थे, तभी अनन्या की नज़र अनजाने में ही नंदिनी से जाकर टकरा जाती है। लेकिन अनन्या उसे वहाँ पर इग्नोर करना ज़रूरी समझती है, क्योंकि अगर वो नंदिनी से यहाँ बात करेगी तो शायद नंदिनी उसे तरह तरह के सवालें करेगी। तो वहीं कल्पना नंदिनी से कहती है, इंटरेस्टिंग, देखा तुमने अनन्या ने कैसे तुम्हें इग्नोर किया। तभी नंदिनी, देख रही हूँ, बहुत कुछ देख रही हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ अनन्या और मोहन जो अब उठ चुके थे और अनन्या अपने बैग को शोल्डर पर डालकर, तो वही मोहन भी अपनी कार की कीज़ को घुमाते हुए अनन्या से कहता है, चलो लेट हो रहा है। और यह कहते हुए दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। जैसे ही वो वहाँ से चलने वाले थे, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, अनन्या। अनन्या जैसे अपने नाम को सुनकर पलटती है। वो नंदिनी और कल्पना को साथ में देखकर थोड़ी ठिठक सी जाती है। तो वही कल्पना और नंदिनी जो अब उन दोनों के पास चली आ रही थी, और जैसे ही वो अनन्या के बिल्कुल पास आती है, अनन्या थोड़ा नर्वस होते हुए पूछती है, तुम दोनों यहाँ। यह पूछते हुए अनन्या की आंखें थोड़ी हेजिटेट कर रही थी। तो वहीं कल्पना जो ये सुनकर मुस्कुराने लगती है और फिर अनन्या से कहती है, हाँ बस कॉफ़ी के लिए आए थे, तुम्हें देखा तो लगा मिल लें। तो वहीं नंदिनी जो अभी बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी और बस मोहन को देख रही थी, जैसे उसकी हर डिटेल्स को नोट कर रही हो। अनन्या ने जैसे ही महसूस किया तो एक छोटी सी अवेयरनेस के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मोहन ये नंदिनी है, मेरी ऑफिस की, एक्चुअली मेरी स्ट्रेंथ। नंदिनी जैसे ही सुनती है वो हल्का सा सिर हिलाती है और फिर मोहन से कहती है, नाइस टू मीट यू। और ये कल्पना, अनन्या कल्पना की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मेरी कुलीग और थोड़ी सी मेरी कॉन्साइस भी। कल्पना भी अब मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगती है। मोहन जैसे ही अनन्या से हाथ मिलाता है, वो कहता है, फाइनली हम मिल ही गए। अनन्या ने काफ़ी बार मेंशन किया है आप दोनों को। मोहन जैसे ही कहता है, कल्पना की आंखों में एक क्यूरियोसिटी आ जाती है और वो फिर कहती है, अच्छा सिर्फ काम के बारे में या कुछ ज़्यादा। तो वहीं अनन्या कल्पना की इस बात को हंसी में टालने की कोशिश करती है, जैसे वो इस सब्जेक्ट को बदलना चाह रही हो। तभी मोहन एक स्माइल के साथ, मोस्टली काम के साथ, लेकिन अनन्या को देखकर लगता है कि आप दोनों उसकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। तो वही नंदिनी बीच में ही बोलते हुए, इम्पोर्टेंट होना और समझ जाना कभी कभी अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ पर नंदिनी की बात के साथ एक हल्का सा साइलेंस आ जाता है। तभी अनन्या एक गहरी सांस लेते हुए, मोहन हमें निकलना चाहिए, घर पे सब वेट कर रहे होंगे। तभी मोहन, हाँ चलो, काफ़ी टाइम हो गया है। तो वहीं अनन्या जाने से पहले नंदिनी और कल्पना की तरफ देखने लगती है और फिर बहुत सॉफ्टली कहती है, अच्छा लगा तुम दोनों से यहाँ मिलकर,
फिर मिलते हैं बाद में ऑफिस में। कल्पना जैसे ही सुनती है वो एक प्लेफुल टोन में कहती है, श्योर, और नेक्स्ट टाइम कॉफ़ी हमारी तरफ से। टेक केयर अनन्या। अनन्या ये सुनकर बस अपना सिर हिला देती है और फिर वहाँ से मोहन की कार की तरफ निकल जाती है और जाकर सीधा पैसेंजर सीट पर बैठते हुए एक बार बस नंदिनी की तरफ मुड़कर देखती है। नंदिनी जो अभी भी वहीं खड़ी हुई थी, अपने हाथ दोनों पॉकेट में डाले हुए, चेहरा बिल्कुल शांत, लेकिन आंखों में कुछ अनकहा सा। तो वहीं अनन्या विंडो से ही कहती है, बाय नंदिनी। और इसी पॉइंट पे मोहन अपनी कार को स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे करके कार वहाँ से बढ़ने लगती है। तो वहीं कल्पना जो अभी नंदिनी के साथ ही खड़ी हुई थी और बहुत धीरे से कहती है, नंदिनी तुमने नोटिस किया कुछ? नंदिनी इस बात का कोई जवाब नहीं देती, बस कार को दूर से ही जाते हुए देखती रही। तभी कल्पना एक बार फिर से, तुमने नोटिस किया जब अनन्या ने ये कहा कि हम घर जा रहे हैं, तुमने देखा अनन्या की उस बात का मतलब बिल्कुल साफ नहीं था, मानो जैसे कुछ मिस हो रहा हो। नंदिनी जैसे ही ये सुनती है वो अपनी आंखें सिकोड़ लेती है और फिर कहती है, शायद। लेकिन उसकी नज़र अब भी कार की तरफ थी जो अब उसकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। पर जो सवाल उसके अंदर चल रहे थे वो शायद अभी कहीं जाने वाले नहीं थे। तो वहीं दूसरी तरफ कार जो अब शहर के हल्के ट्रैफिक से आगे बढ़ रही थी, एसी की आवाज़, इंडिकेटर की टिक टिक, पर दोनों के बीच एक हल्की सी शांति अनन्या को भारी लग रही थी। तो वहीं अनन्या जो अब खिड़की से बाहर देख रही थी और जब जब स्ट्रीट लाइट पड़ रही थी उसकी आंखों में एक अलग ही रिफ्लेक्शन बना रही थी। तो वहीं मोहन जो अब स्टीयरिंग पर अपने हाथ को कसते हुए एक नज़र अनन्या की तरफ देखता है और फिर सामने की तरफ, और जैसे ही कुछ वक्त बीतता है फिर वो बहुत धीरे से पूछ ही लेता है, अनन्या एक बात पूछूं? अनन्या मोहन की आवाज़ सुनकर अपनी गर्दन को बिना घुमाए ही बस हल्का से कहती है, हाँ। तभी मोहन थोड़ा सोचते हुए, क्या तुम हमारे रिश्ते को बोझ तो नहीं समझ रही? तुम हमारे रिश्ते से खुश नहीं हो? जैसे मोहन ये कहता है कार में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। तो वहीं अनन्या जिसके हाथ के फिंगर्स अपने आप ही बैग के स्ट्रैप को और कसकर पकड़ने लगती है और फिर वो बहुत गहरी सांस लेकर बहुत धीरे से कहती है, खुश और रेडी होना दोनों अलग बातें होती हैं मोहन। मोहन अनन्या की ये बात सुनकर बस चुप रहा, वो अनन्या को अब इंटरप्ट नहीं करता। तो वहीं अनन्या अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, मैं तुम्हें जानने की कोशिश कर रही हूँ सच में, पर ये रिश्ता मेरे लिए डिसीजन कम और पापा की वजह से ज़्यादा जुड़ा है। मोहन जैसे ही सुनता है उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर थोड़ी ढीली हो जाती है और वो कुछ सेकंड के लिए कार को साइड में लाकर स्लो करने लगता है और फिर थोड़ा शांत आवाज़ में कहता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि जब रिश्ता फैमिली से जुड़ा हो तो उसमें अपनी जगह होती है? अनन्या जैसे ही सुनती है वो पहली बार मोहन की तरफ देखती है और फिर कहती है, नहीं, पर कभी कभी अपनी जगह ढूंढने में इंसान खुद को खो देता है। वही मोहन एक हल्की सी स्माइल के साथ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे जान लेंगे एक दूसरे को। और थोड़ा एक पॉज लेकर, मुझे कोई जल्दी नहीं है अनन्या, बस ईमानदारी चाहिए, एक भरोसा चाहिए और तुमसे एक लॉयल्टी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वक्त के साथ तुम हमारे इस रिश्ते को धूल से न ढक दो या हमारे बीच एक दूरी की वजह से किसी तीसरे का साया भी आए। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता अनन्या। मैं जानता हूँ कि तुम वैसी लड़की नहीं हो, लेकिन फिर भी एक डर तो मुझे भी रहता ही है। मैं लॉयर हूँ अनन्या, हर दिन नए चेहरे नए रिश्ते से मिलता हूँ और उन रिश्तों में दिए धोखे से मिलता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर हमारे साथ भी कुछ वैसा ही हो।
अनन्या जैसे ही सुनती है वो बस अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर चुपचाप अपना सिर हिला देती है और फिर कुछ पल शांत रहकर कहती है, मोहन, ईमानदारी मैं दे सकती हूँ, पर यकीन शायद मुझे वक्त लगेगा। तो वही मोहन जो ये सुनकर अपनी कार को आगे बढ़ाने लगता है और फिर कहता है, वक्त? तुम्हें कितना वक्त चाहिए? तुम ले लो, लेकिन आखिर में तुम बस मेरी बनकर रहना। तो वही अनन्या ये सुनकर अब खिड़की से बाहर देखने लगती है, लेकिन इस बार एक रिफ्लेक्शन के पीछे उसके चेहरे के सामने एक चेहरा आ जाता है जिसे वह खुद से छुपाने की बहुत कोशिश कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ कैफ़े में नंदिनी और कल्पना वापस उसी चेयर के पास आकर बैठ जाते हैं जहाँ वो पहले बैठे हुए थे। और जैसे ही नंदिनी अपनी चेयर पर बैठती है वो अपने सामने बैठी हुई लड़की से कहती है, तुम इतनी देर से यहीं थी? मुझे लगा हमारे जाने के बाद ऑफिस चली गई होगी। नंदिनी ये बात किसी और से नहीं, मीरा से ही कह रही थी, जो उनके साथ बैठकर ही कॉफ़ी पी रही थी। मीरा जो अब भी बिल्कुल फ्रीज पोजीशन में बैठी हुई थी, उसकी कॉफ़ी अब बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और वो बस अपना सिर नीचे करके बैठी हुई थी। तभी नंदिनी, मीरा, तुमने देखा उसे? तभी मीरा अपने सामने लगी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए, बैठ। नंदिनी जैसे उस चेयर पर बैठती है वो एक पल के लिए तो चुप रहती है और फिर कहती है, मैंने कुछ कहा मीरा? तुमने देखा अनन्या को? मीरा नंदिनी की इस बात से अपने कॉफ़ी कप को पकड़ते हुए उसके हैंडल को थोड़ा ज़ोर से पकड़ लेती है, लेकिन वो एक बार भी नंदिनी या कल्पना की तरफ अपना सिर उठाकर नहीं देखती। तभी नंदिनी, तुम्हें पता भी है वो अकेली नहीं थी, मोहन के साथ थी। नंदिनी जैसे ही ये कहती है मीरा तुरंत अपना फेस ऊपर करके उसे देखने लगती है और फिर कहती है, और तो वही नंदिनी जो उसकी आंखों में अब बिल्कुल सीधे देख रही थी और फिर कहती है, और क्या, कार में बैठकर चली गई उसके साथ? और क्या सुन रहा है? मीरा जैसे ही सुनती है उसकी सांसें बिल्कुल अटक सी जाती हैं, लेकिन खुद को संभालते हुए, तो क्या हो गया, वो उसका फियांसे है? ये तो होना ही था। नंदिनी जैसे ही ये सुनती है वो मीरा की तरफ झुकती है और फिर कहती है, मीरा, तुम कह रही हो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारा चेहरा कुछ और ही कह रहा है। तुम्हें ये समझ भी आ रहा है कि वो उसके साथ कार में बैठकर चली गई है? तो वहीं मीरा एक हल्की हंसी के साथ, लेकिन आँखें जो उसका साथ नहीं दे रही थी, और वो कहती है, मैं सिर्फ एक गार्जियन हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं नंदिनी, और एक गार्जियन को बाउंड्री में रहना आता है और शायद उसे एक बाउंड्री में ही रहना चाहिए। तभी नंदिनी धीरे से कहती है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा? कम से कम आरव की तो सोचो, वो आज पूरे दिन मेरे फ़ोन में सिर्फ अनन्या की ही फ़ोटो देखे जा रहा था। उसने तुम्हारी या हमारी किसी की फ़ोटो नहीं देखी, बस अनन्या की फ़ोटो को देखकर खुश हुए जा रहा था। कैसे रोकोगी तुम उसे? मीरा जो ये सुनकर बिल्कुल चुप बैठी हुई थी। तभी नंदिनी, आरव को तो छोड़ो, तुम खुद को कैसे रोकोगी? तभी मीरा अपनी नम आँखों से और बिल्कुल टूटी आवाज़ में, नंदिनी, मुझे नहीं पता कि मैं अभी क्या फ़ील कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं उससे क्या कहूँ? मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं अभी किस कंडीशन में हूँ। नंदिनी जैसे ही सुनती है वो मीरा के हाथ पर बस अपना हाथ रख देती है और फिर उससे कहती है, पर तुम फील तो कर रही हो ना? नंदिनी जैसे ही कहती है उसकी इस बात से एक साइलेंस सा छा जाता है। तो वही कैफ़े की आवाज़ें जो फिर से लौट आई थी, लेकिन इस टेबल पर
कुछ और ही बात थी। तभी मीरा अपनी कांपती हुई आवाज़ से कहती है, अगर वो चली गई। मीरा बस इतना ही कह पाती है, जैसे वो अपनी इस बात को पूरा ही नहीं करना चाहती हो। तभी नंदिनी, अगर ऐसा ही है तो तुम्हें खुद से ये झूठ बोलना बंद करना होगा कि तुम सिर्फ देख रही हो। मीरा जैसे ही सुनती है अपनी आंखें बस बंद कर लेती है, क्योंकि अब अनन्या को किसी और के साथ देखना उसके बस में नहीं था। और वहीं कुछ देर बाद अपनी बातें ख़त्म करके ये दोनों भी कैफ़े से निकल जाते हैं। तीनों एक ही कार में बैठे हुए थे। नंदिनी जो इस वक्त कार चला रही थी, तो मीरा जो उसके साइड पर ही बैठी हुई थी, तो कल्पना जो पीछे बैठी हुई दोनों को बस देख रही थी। मीरा के अंदर इस वक्त शोर बहुत ज़्यादा था। तभी नंदिनी जो एक बार मीरा को देखती है, जिसकी शक्ल अब बिल्कुल मुरझा चुकी थी, और फिर उसे देख के कहती है, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो मीरा। मीरा ये सुनकर बस अपनी गर्दन हिला देती है, और थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद अचानक ही कहती है, नंदिनी। नंदिनी जैसे ही अपना नाम सुनती है वो कार की स्पीड को कम कर देती है और फिर कहती है, हाँ। तभी मीरा एक गहरी सांस लेती है और फिर थोड़ा रुकते हुए कहती है, मैं शायद। मीरा बस ये कहते हुए रुक गई। तभी नंदिनी जो उसकी तरफ देखने लगती है और फिर कहती है, बोल भी दो। तो वही मीरा जो अब थोड़ा पैनिक करने लगी थी और बस अपने हाथ की उंगलियों को आपस में उलझाने लगी थी, और फिर कहती है, मैं नहीं जानती ये क्या है, पर जब अनन्या मेरे सामने होती है। जैसे वो ये कहती है, मीरा की आवाज़ अब कांपने लगी थी, और फिर तभी आगे, तो मैं तब मीरा खन्ना नहीं रहती। नंदिनी जैसे ही सुनती है वो अपनी गाड़ी को साइड में रोक देती है, लेकिन इंजन अभी भी चालू था। तो वही मीरा जो अब अपनी नज़रें उठाकर नंदिनी को देखने लगती है, और फिर दोबारा से कहती है, मुझे गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा जब वो किसी और के साथ हंसती है। और थोड़ी देर और रुकने के बाद फिर से कहती है, और जब वो थक हार कर बिल्कुल चुप हो जाती है। ये कहते हुए मीरा की आवाज़ थोड़ी बरसी आती है, तो मैं उसे बस संभालना चाहती हूँ, उसकी केयर करना चाहती हूँ, उसे अपने पास रखना चाहती हूँ। मीरा जिसकी आंखों से अब आंसू गिर रहे थे, तो वही नंदिनी जो बिल्कुल चुपचाप होकर मीरा को सुन रही थी। तभी मीरा खुद को संभालते हुए, मैं जानती हूँ ये गलत लग सकता है, और ये कहते हुए बस उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, जैसे वो एक झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो। और फिर मैं बस उसकी बॉस हूँ और एक गार्जियन भी, और शायद वो मेरी एक आदत भी। पर अगर ये आदत होती ना, तो मुझे डर नहीं लगता उसे खो देने का। तभी नंदिनी अपनी गाड़ी को अब पूरा बंद करते हुए कहती है, तो तुम्हें डर लग रहा है मीरा। मीरा जैसे ही ये सुनती है वो बस अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसके साथ ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, और फिर वो कहती है, बहुत। और इसी के साथ कार में एक साइलेंस सा आ जाता है, और फिर मीरा वह बात कहती है जो उसने शायद कभी किसी से नहीं कही। शायद मैं अनन्या के लिए कुछ फील करती हूँ। वो ये कह तो देती है, लेकिन जैसे ये शब्द उसके सीने से नहीं किसी गहरी जगह से निकले हो। तभी नंदिनी, तुमने किसी को बताया ये? वही मीरा अपना सिर नामे हिलाते हुए, नहीं, ये पहली बार है और शायद आखिरी बार भी। वही नंदिनी उसकी तरफ झुककर
सच बोलना कभी आखिरी नहीं होता मीरा। तो वही मीरा एक थकी हुई स्माइल के साथ, बस मुझे ये जानना था कि मैं पागल तो नहीं हो रही। नंदिनी जैसे ही सुनती है वो हंसने लगती है और फिर कहती है, नहीं, तुम सिर्फ खुद को ज़िंदा महसूस कर रही हो। पागल कौन होता है? पागल तो वो होता है जो खुद से ही झूठ बोलता है। लेकिन तुमने तो आज सच बोला है मीरा। मीरा जैसे ही सुनती है उसकी आंखें फिर से बरसी आती हैं और वो खुद को इस वक्त बहुत हल्का महसूस करती है, क्योंकि सच कहना कभी कभी सबसे भारी चीज़ होती है। वही मीरा जिसकी आंखों में अभी भी एक नमी ठहरी हुई थी, तो वही नंदिनी जो कुछ सेकंड चुप रहती है और फिर बहुत धीमी आवाज़ में कहती है, मीरा, एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी होगी। मीरा जैसे ही सुनती है वो उसकी तरफ देखने लगती है और वो बस उन नज़रों से नंदिनी को देखती है जैसे उसका दिल पहले से ही कुछ बुरा सुनने के लिए तैयार हो। तभी नंदिनी, अनन्या ऑलरेडी किसी से इंगेज है, वो उसका फियांसे है और उसकी शादी की भी बात चल रही है। मीरा जैसे ही सुनती है वो अपनी नज़रें एक पल के लिए नीचे कर लेती है, जैसे किसी ने अंदर की सारी हवा एक साथ खींच ली हो, और वो बस इतना ही कहती है, आई नो। ना कोई सवाल, ना कोई रिएक्शन, और कुछ सेकंड चुप रहने के बाद खुद को संभालते हुए, तब तो ये तो और भी ज़्यादा बेकार है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय।